Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Miss Farheen and I welcome you all to your geography class. आज हम geography पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ओशन करंट्स जो है ये आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अभी आप लोगों को ओशन करंट समझ नहीं आया. मैं एक दो क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे ताकि आप लोगों को मुझे अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे जो है वो आपको ज़रूरत है कि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग दी जाए. और कल से फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब ये हिस्ट्री का वीक है. सिर्फ हम ओशन सर्कुलेशन पढ़ेंगे और हमने ये पढ़ा था कितने तरीके हैं जिनसे पानी जो है वो ओशंस में मूव करता है. सबसे पहले मुझे ये बताएं कितने तरीके हैं. नंबर वन वो कौन सा तरीका है जिससे ओशंस में पानी मूव करता है? व्हाट इज इट? वेव्स. वेरी गुड. और वेव्स कैसे बनती हैं? विंड के थ्रू. वेरी गुड. अगर विंड तेज होगी तो वेव्स कैसी बनेंगी? बड़ी बनेंगी, ठीक है, दे विल बी ह्यूज. अगर विंड आहिस्ता होगी तो वेव्स कैसी होंगी? छोटी हो जाएंगी. ओके गुड. इसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा है? टाइड्स. वेरी गुड. टाइड्स कैसे बनती हैं? मून की और सन की ग्रेविटी की वजह से बनती हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना. तो महीने में 2 दफा कौन सी टाइड्स बनती हैं? स्प्रिंग टाइड्स जो है वो कौन कौन से टाइम पे बनती हैं? जी ये मुज्तबा ही बताएंगे. सबसे पहले जो सबसे बड़ी टाइड बनती है वो कौन से टाइम पे बनती है? मून कैसा होता था? न्यू मून होता है. वेरी गुड. जी समाना. उसके बाद कैसा होता है बच्चे जब दोबारा टाइड्स बनेंगी? जी स्प्रिंग टाइड्स. दूसरी दफा कौन सा होगा? न्यू मून बन गया. न्यू मून की दफा स्प्रिंग टाइड्स होगी. व्हाट इज द अदर? अब मून कैसा होगा तो दोबारा स्प्रिंग टाइड्स बनेंगी? फुल होगा. वेरी गुड. अच्छा अब जल्दी से मुझे अर्शिया बताएंगी कि नीप टाइड्स कौन सी टाइड्स होती हैं? स्प्रिंग टाइड्स तो वो होती है ना जिनमें उतार और चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है पानी का. तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं कि उसके अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है. उतार चढ़ाव का क्या मतलब है ये देखें. जब स्प्रिंग टाइड्स होती हैं तो पानी इस तरीके से होता है. इसका जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट होता है इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है. समझ में आ गई आपको ये बात? अब जो नीप टाइड्स होंगी उनके अंदर हाई और लो पॉइंट्स के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता. दे आर वेरी माइल्ड, ठीक है. समझ में आ गई बात? अच्छा अब जब नीप टाइड्स होंगी तो कैसा होगा? क्या होगा? मून किधर होगा? हाँ नीप टाइड्स. जी जैन. सन और अर्थ के दरमियान में होगा. नहीं वो तो न्यू मून हो गया ना. नीप टाइड्स ये देखे ना, इस जगह पर और इस जगह पर स्प्रिंग टाइड्स हो गई, ठीक है, न्यू मून में और फुल मून में. अब नीप टाइड्स कहां पे आपको देखनी मिलेंगी? जब फर्स्ट क्वार्टर होगा यानी कि जब आपको मून आधा नजर आना शुरू हो जाएगा, और दोबारा जब आपको लास्ट क्वार्टर में मून नजर आएगा यानी कि अब मून घटना शुरू हो गया और दोबारा आपको आसमान पे फुल मून के बाद आधा नजर आता है. तो इन दोनों टाइम्स पे क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आपको नीप टाइड्स मिलती है, ठीक है. न्यू मून के कितने दिन बाद आपको फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून देखने को मिलता है? आफ्टर हाउ मेनी डेज? 7 days. एक्सेलेंट मुज्तबा, ठीक है. और फर्स्ट क्वार्टर के बाद रेनेसांस स्कूल, आप मुझे बताएं कितनी देर बाद आपको फुल मून देखने को मिलेगा? आप लोगों का कैमरास क्यों नहीं ऑन? रेनेसांस स्कूल एंड सिटी स्कूल 7 days बाद. जी उम्मे हानी, अब जरा आप मुझे बताएं कि फुल मून के बाद कितने डेज बाद आपको लास्ट क्वार्टर देखने को मिलेगा? कैमरा स्विच करें. 7 days. एक्सेलेंट उम्मे हानी, ठीक है. और अर्शिया अब मुझे जल्दी से बताओ कि दोबारा से लास्ट क्वार्टर से न्यू मून तक आने में कितने दिन लगेंगे? 7 days. तो ये आपका 29.5 का समवेयर साइकिल बनता है मून का अर्थ के इर्द गिर्द, और आपको ये डिफरेंट फेजेस नजर आते हैं और इन डिफरेंट फेजेस में आपको टाइडल इंपैक्ट जो है वो वेरी होता हुआ नजर आता है. महीने में 2 दफा बहुत उतार चढ़ाव वाली टाइड्स बनती है इसलिए उनको स्प्रिंग टाइड्स कह देते हैं, और महीने में 2 दफा आपको नीप टाइड्स देखने को मिलती हैं
वो कैसी होती है, उनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, क्योंकि सन और मून की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। ठीक है, यहां से एक तरफ से सन भी पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, ऊपर से मून भी पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, वो किसी की तरफ भी बढ़ती घटती नहीं है। समझ में आ गई बात? ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं। एक और तरीका है जिससे पानी जो है वो ओशन से मूव करता है, उनको हम क्या कहते हैं? ओशन करंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ओशन करंट्स हैं ये दो तरीके से बनते हैं। सरफेस वाटर भी आपका मूव करता है और आपका डीप वाटर भी मूव करता है। मुझे दोनों तरीके बताएं, वो कौन कौन से? सरफेस वाटर किस चीज से मूव करेगा? विंड से मूव करता है ना हमेशा, है ना? विंड से मूव करता है। विंड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में आपका पानी मूव करेगा। और ये जो डायरेक्शन ऑफ मूव विंड होती है, ये किसी चीज से इंपैक्ट होती है, वो कौन सी फोर्स होती है? कोरियोलिस इफेक्ट। वेरी गुड जैन, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? पीछे जो भी चीज अर्थ की सरफेस पे नहीं होती वो थोड़ी रोटेट सी होती है, इसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। वेरी गुड, वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, अब वो डेविएट क्यों होती है? जी जी, और वो दूसरी तरफ जो है सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, अच्छा, अब इधर एक और चीज भी देखने की, आपको ये तमाम एरोज जो है, कोई भी एरो आपको सीधा नजर नहीं आता, दे आर ऑलवेज डेविएटिंग समवेयर। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। पहले हम कोरियोलिस इफेक्ट को एक दफा देखेंगे और उसके बाद कि कोरियोलिस इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है, और उसके बाद हम सेकंड चीज के ऊपर आएंगे कि सेकंड वो कौन सी चीज है जो कि आपकी जो है वो ओशन की मूवमेंट को मदद देती है। अहमद, इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा करें एक दफा, यानी कि एस्केप कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दें इस जगह पर। थैंक यू, इसको बड़ा कर दें। ओके स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको दिखाती हूं कि ये हमारा अर्थ है, राइट? और अर्थ कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, ये अर्थ का एक सेंट्रल पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, या किसी भी रोटेटिंग चीज का, तो हमें फिजिक्स ये कहती है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए ज्यादा करीब है सेंटर के, ये पॉइंट बी, पॉइंट ए ज्यादा करीब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये चीज घूमेगी इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द, यानी कि लेट्स सपोज ये एक्सेस के इर्द गिर्द घूमती है ना। ठीक है, अब अगर ये घूमेगी तो ये जो डिस्टेंस है यहां पर ये कम है, यहां पर डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, सेंटर में ज्यादा है ना। तो इसका मतलब है इसको सेंटर में रोटेट करने के लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है यहां पर स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट। जाहिर है जो चीज जाहिर है इकट्ठा घूमने के लिए एक साथ, इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट्स अलग अलग तो नहीं घूम सकते। इस जगह को यहां से यहां आने में और इसको यहां से यहां आने में अगर एक ही टाइम लगाना है तो इसका मतलब है बी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी या नहीं? फॉर एग्जाम्पल अहमद वहां से भागता है और मैं यहां से भागती हूं, अगर हमने दीवार तक पहुंचना है तो कौन तेज भागेगा? मैं तेज भागूंगी, अहमद तेज भागेगा? अगर मैंने अहमद के साथ वहां पहुंचना है तो कौन तेज भागेगा? मैं तेज भागूंगी ना। तो इसका मतलब यह है कि इक्वेटर के पास अर्थ जो है वो ज्यादा फास्ट रोटेट करता है। ठीक है, और जो भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो क्या कर जाती है? वो डेविएट कर जाती है, क्योंकि इनकी स्पीड के अंदर फर्क होता है। इसी तरीके से यहां से भी अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाएगी तो वो भी डेविएट कर जाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड्स के अंदर फर्क है और वो सरफेस से चीज अटैच नहीं हुई हुई, वो तो खला में है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो इस वजह से कोरियोलिस इफेक्ट होता है। जी बच्चे, नहीं, इक्वेटर पे तेज घूमती है क्योंकि इक्वेटर पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसको अगर अपने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के साथ कोप अप करना है तो बड़ी चीज को ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई आपको मेरी? इसी वजह से सबसे कम कोरियोलिस इफेक्ट आपको इक्वेटर पे नजर आता है।
सबसे कम इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां तो स्पीड तेज ही है। जहां स्पीड के अंदर डिफरेंस आएगा वहां आपको कोरियोलिस इफेक्ट नजर आएगा। अगर कोई चीज इक्वेटर के पास मूव करे तो वहां आपको कोरियोलिस इफेक्ट नजर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है तो कोरियोलिस इफेक्ट जरूर नजर आएगा, क्योंकि स्पीड्स के अंदर फर्क है। इसी तरीके से पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आएगा तो भी स्पीड्स में फर्क है, तो भी आपको कोरियोलिस इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन वो चीज कहां होनी चाहिए? वो सरफेस के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। और ये आपको इधर से डिस्टेंस में नहीं नजर आएगा, ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस में नजर आएगा। ठीक है, कम से कम आपको 1 लैटिट्यूड से 15 लैटिट्यूड पे जंप करेंगे तो आपको 0 लैटिट्यूड से 15 लैटिट्यूड में तब आपको कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। अब ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि ये जो वाटर, क्योंकि वाटर जो है मैंने आपको पहले बताया वेव्स जो है वो विंड की वजह से बनती है, और पानी सरफेस पे विंड की वजह से मूव हो रहा है, और विंड जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से डेविएट हो जाती है। तो इस वजह से ये सरफेस वाटर को भी अपने साथ उसी तरीके से मूव करती है। तो एक तो ये चीज हो गई कि सरफेस वाटर जो है विंड की वजह से और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है। अब दूसरी चीज क्या है जो कि पानी को ओशन से मूव करती है? व्हाट इज द सेकंड थिंग? थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज थर्मो एंड व्हाट इज हेलाइन? अहमद नहीं बताएगा। थर्मो हेलाइन जी, व्हाट इज थर्मो? जी उम्मे हानी, व्हाट इज थर्मो? ये सेकंड पॉइंट है जिसकी वजह से पानी मूव करता है ओशंस में। तो थर्मो क्या है बच्चे? टेम्परेचर। वेरी गुड, एक्सीलेंट उम्मे हानी। और जैन हेलाइन क्या है बच्चे? तुम जैन हो? मुस्तफा ने कहा है तो फिर ठीक कहा है जी। जैन ये सॉल्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ओशन करंट्स में टेम्परेचर और सॉल्ट की वजह से पानी मूव करता है। अब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो भी पानी मूव करेगा, सॉल्ट डिफरेंस होगा तो भी पानी मूव करेगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं, अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमारा इक्वेटर है, ये सन रेज जो है ये यहां पड़ रही है। तो आपका कौन सा पार्ट ऑफ अर्थ जो है ये मैक्सिमम हॉट होता है? इक्वेटर या पोल्स? इक्वेटर। तो इसका मतलब है यहां जो ओशन है वो सबसे ज्यादा क्या है? गर्म है। जो भी चीज गर्म होती है उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। जब ये ऐसे दूर दूर हो जाते हैं तो ये हल्का हो जाती है वो चीज। जब वो हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। ऊपर की तरफ उठ के वो कहां चली जाती है? वो नॉर्थ पोल पे चली जाती है, ठीक है, या वो साउथ पोल पर चली जाएगी, राइट। इस तरीके से क्या होगा कि पानी, गर्म पानी जो है वो एक ही जगह नहीं रहता, बल्कि वो मूव करता है। इट इज मूविंग इन द ओशंस, मूविंग टुवर्ड्स द कोल्डर पार्ट्स। अब जो ठंडा पानी होता है उसके अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, और ठंडा पानी, फ्रीजिंग वाटर हमेशा ज्यादा डेंस होता है, और उसके अंदर सॉल्ट्स ज्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाता है? वो सिंक डाउन करेगा। वो क्या करेगा? वो सिंक डाउन करेगा। जब वो सिंक डाउन करेगा तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आ रहा है, और इससे क्या होगा कि ठंडा पानी एक जगह नहीं रहेगा, और वो यहां आके नीचे इक्वेटर वाले एरियाज को या वार्म एरियाज को कदरे तौर पे ठंडा कर देगा। और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी एक जगह गर्म नहीं रहती, बल्कि या बहुत ज्यादा ठंडी नहीं रहती। पानी के और विंड के मूव करने की वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी बच्चे, ये कांस्टेंट रोटेट करता रहता है, कांस्टेंट रोटेट करता रहता है। जब यहां आएगा वापस गर्म हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा, फिर से वही काम हो जाएगा। तो इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। तो ये मूवमेंट है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। अच्छा, अब वापस से हम अगर यहां आए, ठहरे मुझे दिखाने दें। अच्छा, इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ बन जाता है किसका? पानी का।
और इसको हम कहते हैं ग्लोबल कन्वायर बेल्ट। क्या कहते हैं? ग्लोबल कन्वायर बेल्ट। ये अपना रास्ता चेंज नहीं करता, पानी ऐसे ही मूव करता है। यहां से अगर आप देखें तो ये एक स्पेसिफिक किस्म के कोल्ड करंट्स हैं जो कि अफ्रीका के पास जा रहे हैं, और ये इससे जाके आपके अफ्रीका के इस इलाके को कदरे तौर पर ठंडा कर देते हैं ये कोल्ड करंट्स। इसी तरीके से यहां गल्फ के पास से जो वार्म करंट्स जाते हैं, ये यहां जाके नॉर्वे के इलाके को कदरे तौर पर गर्म कर देते हैं, हालांकि ये फ्रीजिंग कोल्ड एरिया है। ठीक है, इधर से ये ऊपर से लैब्राडोर ठंडा करंट आ रहा है जो कि आके अटलांटिक के नीचे वाले गर्म इलाकों को कदरे तौर पर ठंडा कर देता है। तो यही फायदा है आपके वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स का, और ये फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं, इनके स्पेसिफिक नाम है, और इनको हम क्या कहते हैं? इस पूरे रास्ते को हम कन्वायर बेल्ट कहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होता। और ये किस वजह से बनी हुई है? ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से बनी हुई है। इसका फायदा क्या है कि ये टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कभी कोई आपसे पूछे ना कि ओशन करंट्स का फायदा क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर को क्या कर देती है? बैलेंस आउट कर देती है। एक तो कोई भी गर्म इलाके बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहते, ठंडे इलाके बहुत ज्यादा ठंडे नहीं रहते, और ये क्या करती है? ये टेम्परेचर को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, गॉट दैट? समझ में आ गया? मुझे समझ आया? अच्छा, अब मैंने आपको एक वर्ल्ड मैप दिखाना है। मोहम्मद स्क्रीन दूसरी तरफ स्विच कीजिएगा जरा। अच्छा, मुझे जरा माउस दीजिएगा और आप गूगल खोलिएगा। नहीं नहीं, बस गूगल खोल दें, वर्ल्ड मैप नहीं खोलना। यहां पे लिखे ओशन करंट मैप। जी, ये अफ्रीका है। अच्छा, वो भी भाई उधर लिख रहे हैं ना, तो एक सेकेंड। अच्छा नहीं नहीं, ऊपर करें, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ये वाला खोलें, इसको उधर स्क्रीन पे ले आइएगा। हाँ जी, इसको क्लिक करें जरा, क्लिक होता है। दूसरी तरफ जाएं, नहीं ये नहीं खुलेगा, चलें इसको उधर लेकर जाएं। ये वाला खोलें जरा, नहीं ये वाला खोल दें जरा। हाँ ये खोल दें, खोले खोले, ये खुलेगा, ये खुलेगा, इसको उधर ले जाएं। इधर से ये वाला पकड़ें, उधर ले जाएं, खोल दें। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ करंट्स के नाम भी नजर आ रहे हैं। ज्योग्राफर्स ने क्या कहा कि जो करंट जहां से गर्म ठंडा ओरिजिनेट हो रहा है, उन्होंने उनके नाम भी रख दिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो यहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ये वाला रेड कलर का जो करंट आपको नजर आ रहा है, मेरी तरफ स्क्रीन कर दें जरा। ये जो रेड कलर का आपको करंट नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये यहां से ऊपर जाकर नॉर्वे के इलाके को गर्म कर रहा है। ये ऊपर से लैब्राडोर करंट आ रहा है जो कि आके नीचे के इलाकों को कदरे तौर पर ठंडा कर देगा। अच्छा, अब लेट्स सपोज आप नॉर्थ अफ्रीका से एक प्लास्टिक की बोतल जो है वो फेंकते हैं, ठीक है? कौन से करंट्स हैं जो कि उसको जापान ले जाएंगे? जरा गौर से देखें स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन पे स्विच कर दें। जी, ये जापान यहां पर है, ये रहा जापान। कौन से करंट्स यहां तक आए हैं जो कि इसको जापान तक लेके जाएंगे? ये जापान है, ये रहा जापान। ये यहां से शुरू करें जरा। ये यहां से आपने शुरू करना है, ठीक है? मेरी तरफ स्क्रीन करें ताकि उधर वाले बच्चों को भी नजर आए। ये आप नॉर्थ अमेरिका खड़े, क्योंकि दुनिया गोल है। आप कौन सी चीज, आप प्लास्टिक की बोतल यहां फेंकेंगे, कौन से ऐसे करंट्स है जो कि इसको घुमाकर पीछे से यहां ले आएंगे? अब पीछे से ही आएगा ना, पैसिफिक से होता हुआ वहां जाएगा, ऊपर से तो नहीं जाएगा ना, पीछे से पानी के थ्रू जाएगा। तो वो कौन से करंट्स हैं जो इसको वहां लेकर जाएंगे? आप समझे, दुनिया पीछे से ऐसे कनेक्ट हुई है। ये करंट्स हैं आपको ये जो लेकर जाएंगे। एक तो ये है कुरुशियो, ये आपको ये देखिए, ये यहां से जापान के पास, और इसके अलावा ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स हैं, ये और कुरुशियो करंट्स जो हैं, ये प्लास्टिक की बोतल को जापान तक ले जाएंगे, और ऐसा है जी। इसके अलावा ये देखें, बेनगुएला जो करंट है, ये यहां, ये कोल्ड करंट है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का ना, और ये नीचे से आर्कटिक एंटार्क्टिक के पास से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे इसका अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा?
बिल्कुल, ये उन इलाकों को कदरे तौर पर क्या कर देगा, कूल डाउन इम्पैक्ट लेकर आएगा। ये मैंने वर्कशीट के अंदर चीजें डाली हैं, इसी वजह से ये मैंने आपको थोड़ी सी करवाई थी। हमारे पास कुछ टाइम है, हम क्या करते हैं, अब हम जल्दी से वर्कशीट करवाना तो आप लोगों को फिर घर जाके खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। विजन 360 खोले, हाँ लिखिए यहाँ पर करें, विजन 360 60 60 6 3 इधर से लिखिए, चलें 6 0, चलें एंटर मारें, खुल जाए सही, हाँ खुल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये वर्कशीट अभी करवाती हूँ, अब नहीं छेड़ना। अच्छा मेरा नाम वर्कशीट नहीं है, ये सबके लिए है। चलिए मैं आपको वर्कशीट करवाती हूँ, उसके बाद फिर हम एक वीडियो देखेंगे, राइट। अब सब बच्चों को ओशन करंट समझ में आया, कोरियोलिस इफेक्ट भी समझ आ गया। अच्छा ये मैंने आपको करवानी है ओशन करंट्स पार्ट ए, ठीक है। हम जाएंगे इसके, ओके बच्चों, चले सबसे पहले आप मुझे बताएं सेलेनिटी क्या होती है, मैं मैच करूंगी इसको, कौन आके करेगा मैच, ऑनलाइन भी आप लोग फुली पार्टिसिपेट करें। जी जैन, Amount of dissolved salt in water. एक्सीलेंट जैन, यस यू आर राइट, वेरी गुड। अच्छा जी व्हाट इज क्लाइमेट, आ जाए अर्शिया, आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, समाना अर्शिया, आ जाओ अर्शिया, क्लाइमेट क्या है इसको गौर से आगे आके देखो, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, बिल्कुल इसको क्लिक करो, अब इसको क्लिक करो, एक्सेलेंट गुड, बैठ जाए। अच्छा मुज्तबा आ जाओ, लैटिट्यूड क्या होता है, आओ जरा देखो आकर, आ जाओ आगे आके खुद ही क्लिक करो, लैटिट्यूड पे क्लिक करो और फिर बताओ कि क्या होता है लैटिट्यूड। आता होगा मुस्तबा को, देखना क्या हो सकता है लैटिट्यूड, अ डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, द मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आ रहा है ये तो नहीं हो सकता लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता कैसे वब्बा से, बाय द वे अपनी जुबान में बताओ मुझे एक दफा, नहीं वो लॉन्जिट्यूड होती है, ये ऐसे वाली इक्वेटर जैसी लाइंस होती हैं, ठीक है, ये सबसे पहला वाला, ठीक है, गुड गुड जॉब, बैठो चलें जी आ जाएं। अच्छा इसके बाद हाँ जी रेनेसांस स्कूल, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जी जैन आप बताएं। पीछे सेकंड लास्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड, कोरियोलिस इफेक्ट दी नहीं, सेकंड लास्ट जी, एन इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ दैट कॉजेज अ शिफ्ट इन द मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ विंड, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद डेंसिटी क्या होती है, लास्ट वाला, वेरी गुड, डेंसिटी इज द मेजर एंड द अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ गिवन स्पेस। ओशन करंट्स क्या होते हैं, आ जाओ अर्शिया, समाना समाना आ जाओ, बिल्कुल, ओशन करंट्स आर दी मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, गुड। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए, यूज द मैप टू कंप्लीट दी क्वेश्चन। अब हम वापस मैप के पास आते जाएंगे, तो आपने ये मैप है, इसके अंदर मुख्तलिफ करंट्स के नाम लिखे हुए हैं, रेड कलर जो है ये किसको शो कर रहा है, वार्म करंट्स को शो कर रहा है, वेयर एज द ग्रे कलर, ये जो ग्रे ग्रे कलर है ये कोल्ड करंट्स को शो कर रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको वार्म करंट्स जो है वो यूजुअली इक्वेटर के पास नजर आ रहे हैं। अच्छा जी अब हम नीचे जाते हैं, इज द गल्फ स्ट्रीम अ वार्मर करंट और अ कोल्डर करंट, अब यहां पे गल्फ स्ट्रीम्स को देखें, कहां पर है गल्फ स्ट्रीम, जरा देखते हैं हम, ये आ रही है गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए ये यहां से उठ रही है नॉर्थ अमेरिका के पास से, फ्लोरिडा के पास से,
ये गल्फ स्ट्रीम कौन सा करंट है? इज इट अ वार्म करंट और अ कोल्ड करंट? वार्म करंट, वेरी गुड। यहां पे हम वार्म करंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, हाउ डू यू नो, आपको कैसा पता है? जल्दी से आप मुझे जरा देख के बताएं कि आपको कैसे पता है। नहीं, ये कोई ये ऑप्शन है? ऑप्शंस देख लेते हैं चलें इसकी। हाउ डू यू नो, जी देखें। The Gulf Stream is a part of cold ocean system. The Gulf Stream flows from the equator, which is known for warm water. The Gulf Stream brings warm water from the Arctic to the tropics. ये तो हो ही नहीं सकता। The Gulf Stream influences the climate in tropical regions. नहीं, ये तो ऊपर जाके उसको करता है जी। दूसरा वाला, वेरी गुड। तो इसलिए अक्ल को ध्यान दे, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इक्वेटर, इस वजह से ये गर्म करंट है, राइट। हाउ डू यू थिंक द गल्फ स्ट्रीम इफेक्ट्स द वेदर ऑफ इंग्लैंड? अब आपको क्या लगता है कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये जब ऊपर इंग्लैंड के पास जा रही है, यहां पर ये देखें, ये इंग्लैंड का एरिया है, ठीक है। मुझे दिखाएं जरा, मुझे स्क्रीन प्ले कराएं। ये गल्फ स्ट्रीम यहां से उठी और ये यहां इंग्लैंड के पास आ गई, ठीक है, ये इंग्लैंड का एरिया। तो ये इसको किस तरीके से इफेक्ट करेगी इस एरिया को? पहले मुझे आप लोग बताएं, फिर ऑप्शंस पे जाएंगे। जी, ऑनलाइन कोई बता दे कि ये जो गल्फ स्ट्रीम्स वार्म करंट्स हैं जो कि इक्वेटर के पास से जा रहे हैं, ऊपर जाकर एक ठंडे इलाके के ऊपर, इनका क्या इफेक्ट होगा? जी अहमद, वेरी गुड। इट कॉजेज एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इन विंटर? नो। इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द वेदर ऑफ इंग्लैंड? नो। इट ब्रिंग्स वार्मर टेम्परेचर्स मेकिंग क्लाइमेट माइल्डर, यानी कि उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा नहीं रहने देंगे। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके, एक्सप्लेन योर आंसर। अब आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। द गल्फ स्ट्रीम कॉजेज कोल्डर टेम्परेचर्स इन इंग्लैंड बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम आर्कटिक। नहीं, ये आर्कटिक से पानी थोड़े ले जा रहे हैं, ये कहां से लेके जा रहे हैं? इक्वेटर से। So the Gulf Stream transport warm water from the tropics, which helps moderate the temperatures in England. So this is the right option. गौर करो मुश्तबा, बाल साइड पे करो। और अच्छा जी, if you tossed a bottle into the Pacific Ocean from the west coast of North Africa, अब सबसे पहले आप ये देखिए, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका हम देखेंगे। ये नॉर्थ अफ्रीका है और ये इसकी वेस्ट कोस्ट है, ठीक है। यहां से आप एक बोतल फेंकते हैं तो वो किस तरीके से, नहीं सॉरी, यहां से आप फेंकेंगे, इधर से आप फेंकेंगे, दिस इज द वेस्ट कोस्ट। यहां से आप फेंकेंगे तो वो किस तरीके से जापान तक जाएगी? कौन से करंट्स हैं जो कि उसको जापान तक लेकर जाएंगे? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या नॉर्थ पैसिफिक करंट्स होंगे? ठहरे मुझे देखने दे। दीज आर नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स और कुरिशियो करंट्स। अब हम इसको देख लेते हैं एक दफा, ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं हम। कुरिशियो करंट एंड नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है। How does the Benguela current affect the climate of Western Africa? जी, अब ये देखें, एक कोल्ड करंट है जिसको हम कह रहे हैं अफ्रीका, ढूंढे, ये अफ्रीका, ठीक है, हमेशा कॉन्टिनेंट ढूंढा करें पहले। और यहां से बेनुगुएला करंट जो है, ये बेनुगुएला करंट है, ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये किस तरीके से वेस्ट कोस्ट अफ्रीका को इफेक्ट करेगा? जी, इट्स गोइंग टू ब्रिंग कोल्ड वाटर फ्रॉम दी सदर्न ओशन, ठीक है, जिसकी वजह से ये उनके उस इलाकों को, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका को क्या कर देगा? उसको माइल्ड कर देगा, वहां पे गर्मी को कम कर देगा, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इट ब्रिंग्स वार्म वाटर? नो। इट ब्रिंग्स कोल्ड वाटर कूलिंग द कोस्टल क्लाइमेट? यही हो सकता है। इट हैज नो इफेक्ट, इट कॉजेज कोस्टल रीजन्स टू एक्सपीरियंस। नहीं, so this is the correct option. Good job. Now explain your answer. Answer कैसे explain करेंगे? नहीं, अब इस बेनुगुएला को आपने explain करना है। ये तो आपने रीजन बताया है ना, अब explain करें उस रीजन को। कहां से आ रहा है? देखें पहले कहां से आ रहा है। सदर्न ओशन से आ रहा है ना। इट्स अ कोल्डर करंट, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू ब्रिंग कोल्ड इम्पैक्ट एंड मेकिंग द एरिया मच मोर कोल्डर. The Benguela current does not influence the climate. Wrong. The Benguela current brings cold water from Southern Ocean, reducing the temperature along the coast of the western coast of Africa. So this is the thing. ये घर जाके आप लोगों ने जरूर एक दफा प्रैक्टिस करनी है
ये मैंने आपको इसलिए करवाई है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। एक वर्कशीट मैं इसी पे कोरियोलिस इफेक्ट की भी डालूंगी, ठीक है, वो पार्ट बी होगा, तो आप लोगों ने वो भी जरूर अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम है तो हम एक वीडियो देखेंगे। 2 मिनट है, चले नहीं हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम अपने आंसर्स चेक करते हैं। वेरी गुड, 13 आउट ऑफ 13, यू डिड अ गुड जॉब। अच्छा, आई होप अब तमाम बच्चों को ओशन करंट्स और थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन और कोरियोलिस इफेक्ट समझ आ गया सबको? पक्का? वेरी गुड, ठीक है। अब भूलना नहीं, आप लोगों ने घर जाके प्रैक्टिस कर लेंगे वर्कशीट की तो सारा आसान हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क क्या है? अहमद एक दफा वर्कशीट उस पे जाइएगा, जीपीपीटी पे जाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं किए ये वाले, तो ये अपने क्वेश्चंस जो हैं इनको कंप्लीट करें। सारे क्वेश्चंस हो गए? सबके हो गए? एक्सप्लेन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स, what are waves, what are ocean currents, what is Coriolis effect, what is the thermohaline circulation। ये मैं चेक करूंगी कल, ये तमाम बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं एक दफा ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी और वर्कशीट विजन 360 वाली सब बच्चे जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, चले, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।